ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सुन पा रहे हैं प्लीज़ मैसेज कर देंगे, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज़, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज़। ऑडिबल, ऑडिबल है प्लीज़ मैसेज करेंगे। ऑडिबल एंड विजिबल, ओके। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ब्रेक हो गया आवाज, आवाज आ रही होगी, अब आ रही होगी। ओके ओके, वेरी गुड। प्रियंका बाडू, साइना, स्वाति मैम, सौरभ, सोनी, अब आशीष, सभी प्लीज़ अपने फ्रेंड को मैसेज करेंगे कि सभी लोग जुड़ जाए। ओके, मेघना मैम, यस, वेरी गुड। ओके ओके, आई थिंक दूसरे लिंक पे भी वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, प्लीज़ सभी को मैसेज कर दे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके अभिषेक, देखिए सबसे पहली बात, आज का जो मेरा जो ये लाइव क्लासेस होने वाले हैं एमसीक्यू ऑन करेंट अफेयर्स, ये सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ध्यान देंगे। सतपाल, ओके ओके, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबल है, आवाज़ अच्छे से आ रही। विदुषी मैम, वेरी गुड ग्रेट एक्सपीरियंस राइट नाउ। लास्ट डे काफ़ी जुड़े थे, अभी भी ज्योति त्यागी, ओके। मृत्युंजय, प्लीज़ ज्वाइन सून। हम लोग स्टार्ट करेंगे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात आप लोग के सामने देखिए ये जो सीरीज है, ये जो क्विज है ना, आज 10 PM के बदले 9 PM में स्टार्ट किया हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि आज मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। और आप लोग को क्या करना है कि उसमें आंसर बताने। हो सकता है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो सकता है, लेकिन आप लोग थोड़ा क्या करेंगे, गेस करेंगे ना कि क्या आंसर हो सकता है, और जो भी यहाँ पे बताएंगे उसको आप लोग नोट डाउन करते चले जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्विज होगा क्योंकि करेंट अफेयर्स इससे ज़्यादा कवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, यू ऑल आर रेडी? रेडी तो मैसेज करेंगे यस, रेडी ना? रेडी है? रेडी है तो मैसेज करेंगे यस। सीमा, ओके ओके। देखिए सबसे फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पेंच, ये जो पेंच नेशनल पार्क जो है, ये नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? सबसे पहली बात, ये नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? बताएंगे, आंसर बताएंगे। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि ये जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे स्थित है? आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट केरला, सेकेंड नागालैंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? ओके, बहुत सारे का आंसर आ रहा है। सी आ रहा, ओके, जूम करूं, ओके ओके, अब दिख रहा है अच्छे से? ओके, वेरी गुड, आंसर बताएंगे। ओके, वेरी गुड इवनिंग शुभम। ओके, ब्राइट क्लासेज विद लता का आ रहा नागालैंड, नहीं नागालैंड इसका आंसर नहीं है। लता बिल्कुल गलत है, लेकिन कोई नहीं, आप प्रयास तो किए हैं। मेघना मैम का सही आंसर आ रहा, सभी का सही आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब देखिए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश, MP। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये भी न्यूज़ में क्यों था मैं बता दूँ अभी। आप बताएंगे कोविड के टाइम में ये न्यूज़ में क्यों आ गया, तो मैं इसके बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए कोविड के टाइम में USA में एक पार्क था ना, तो वहाँ पे कुछ जो एनिमल्स थे वो COVID-19 उसमें पॉजिटिव पाए गए, उनका डेथ भी हो गया। तो उसी कारण से यहाँ पर भी अपने यहाँ भी छोटा सा प्रॉब्लम आया था, तो उसके रिगार्डिंग ये नेशनल पार्क काफ़ी फेमस हुआ। आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व के लिए काफ़ी फेमस है। आपको पता होगा टाइगर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लेंगे, या उसे PDF भी आप लोग प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए ये जो न्यूयॉर्क में एक अच्छा सा पार्क है, नेशनल पार्क है, वहाँ पे टाइगर जो है ब्रॉन्क्स जू, वहाँ पे उसका क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया COVID-19 से। इसी के लिए रिगार्डिंग पेंच टाइगर जो रिजर्व है, यहाँ पर भी क्या देखा गया, कहानी की तरह सुनेंगे आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा और याद भी रहेगा आगे भी। तो यहाँ पे 10 इयर्स ओल्ड जो एक मेल टाइगर थे,
उनका क्या हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होने लगा। तो देखा गया कि डर लगने लगा कहीं कोविड-19 यहाँ पे भी तो नहीं हो गया। और ये कहाँ पे, किस पार्क में हुआ था? पेंच नेशनल पार्क, याद रखेंगे, पेंच टाइगर रिजर्व जो बता रहे हैं वहाँ पे। अब इसके बारे में, इस पार्क के बारे में थोड़ा सा जान ले, ध्यान से देखेंगे। पहले सबसे पहली बात, ओके, सब लोग बने हुए हैं, वेरी गुड। हाँ, ये जो नेशनल पार्क का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1992 में, इसको याद रखेंगे। ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 में, ठीक है। और ये जो नेशनल पार्क का जो बाउंड्री शेयर करता है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों। अब बोलिएगा सर दोनों, ये तो मध्य प्रदेश में, लेकिन बाउंड्री शेयर करता है, ये दोनों के बीच में आता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। ये जो है नेशनल पार्क एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 में, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो प्रोजेक्ट टाइगर के मतलब प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर ना एक अच्छा सा एक स्कीम है, इसके अंतर्गत टाइगर के बारे में बात की जाती है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 में हुआ था। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है, इसमें प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क भी इसको बोला जाता है, और पेंच मॉगविल एक सेंचुरी भी बताया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेंच इसका नाम इसलिए पड़ा, इसके पीछे कारण है, देयर ओनली वन रीजन बिहाइंड इट, कि यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है पेंच ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ये पेंच नेशनल पार्क पड़ा। ध्यान रहेगा, याद रहेगा यहाँ पे, ठीक है। टाइगर पॉपुलेशन, वेरी गुड साइना, ओके। विदुषी, ओके। मध्य प्रदेश, आपको ये क्वेश्चन था, आपने इस क्वेश्चन का बहुत ही शालीनता से जवाब दिया और बिल्कुल सही है। तो बंगाल टाइगर जो है वहाँ पे देखिए, यहाँ पे बंगाल टाइगर भी है, वाह वेरी ग्रेट। जंगल कैट भी है, वोल्फ भी है, इंडियन लियोपार्ड भी है, ये सब इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। यूपीएससी जो है इस टाइप की क्वेश्चन हमेशा पूछती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, युक्ति पोर्टल। युक्ति पोर्टल अभी न्यूज में था। युक्ति पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? ये क्वेश्चन है कि युक्ति पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन, दीपिका जैन। ओके, अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और आपको 1 ऑप्शन बताने की कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है इसका। प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन क्विक। बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, आंसर बताएंगे। यहाँ पे युक्ति पोर्टल अभी न्यूज में है। यूपीएससी के लिए ये सब करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम 4 अक्टूबर को शेड्यूल है, आपको पता है। इसलिए ये हमने प्रीलिम बूस्टर शुरू किया है, जो नेक्स्ट ईयर और इस ईयर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सतपाल का डी आ रहा, आप लोग गेस करेंगे, आंसर गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, प्रियंका बाडू सी गेस करना है, ग्रेट। मेघना मैम बी। चलिए, मैं एक्चुअली यहाँ पे मेघना, श्वेता पांडे, दीपा, ये सब के साथ चलूंगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा मैं बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD। लेकिन अब आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि HRD मिनिस्टर का नाम चेंज किया गया है, उसका नाम बताएंगे। प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन। HRD मिनिस्टर का न्यू नेम क्या है? न्यू नेम, और न्यू नेम कब चेंज किया गया? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सिलसिले में इसका नाम चेंज किया गया। इसका नाम बताइए, HRD मिनिस्टर का नाम। आई गेस एंड इट इज राइज, वाओ ग्रेट, आपका गेस यहाँ पे लग गया। ओके, इसी तरह से गेस करना है। गेस करने के बाद आपको याद भी हो गया, आप कंफर्म भी हो गए कि युक्ति पोर्टल इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल एंड इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड द न्यू नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द न्यू नेम ऑफ, इसको नोट डाउन करेंगे, HRD मिनिस्टर। ओके, अब आपसे मैं पूछ भी सकता हूँ कि अभी HRD मिनिस्टर कौन है, मतलब इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन, हाँ यानी हाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब आपके सामने देखिए, ये जो है HRD मिनिस्टर, इन्होंने युक्ति का फुल फॉर्म लिख लेंगे। युक्ति जो पोर्टल है, वेब पोर्टल, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। इसका नाम है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी इनोवेशन। मतलब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये याद होते चले जाएगा आप लोग को। इसलिए क्विज में ये बहुत अच्छी बात ही होती है कि आपको आज याद हो जाएगा। मैं लाइव क्लासेज इसलिए शुरू किया हूँ। सॉरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया कि देखा कोविड-19 के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, एजुकेशन में बहुत सारे बैरियर्स होते जा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस बंद होते जा रहे हैं। तो ऑनलाइन मतलब एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए इन्होंने एक वेब पोर्टल शुरू किया जिसका नाम युक्ति का फुल फॉर्म बता दूं, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ युक्ति पोर्टल। अब आपको याद रहेगा ये पोर्टल किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम है HRD मिनिस्टर इसमें। और इसमें देखिए सबसे पहली बात इसमें एम रखा गया कि फिजिकली मेंटली जो भी हैंडीकैप हैं उसको हाई क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर लर्न दिया जाएगा।
और ये पोर्टल का एक ही काम है कि यहाँ पे जो भी गोल जो बनाया गया कि कोविड-19 के सिलसिले में जो चैलेंजेस हैं एजुकेशन सिस्टम में, उसको क्या किया जाएगा, अचीव किया जाएगा और एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सभी को सिस्टमेटिक तरीके से टेक्नोलॉजी इनोवेशन तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। वेरी गुड। अब आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी जवाब देना है। अभी देखिए रिसेंट में ये सब करेंट अफेयर से इंपॉर्टेंट करेंट, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड कमिटी। अब देखिए कमिटी से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। कमिटी कंस्टिट्यूटेड फॉर कोविड-19 रिस्पॉन्स विल बी चेयर बाय। ये जो कमिटी बनाया गया, साइंस एंड टेक कमिटी जो बनाया गया, किन के अंदर में बनाया गया, उसके चेयरमैन कौन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी? गेस कीजिए, गेस। यहाँ पे रमेश पोखरियाल नहीं है। ओके, हाँ सौरभ, आपने बिल्कुल बिल्कुल आपने पिछली वाले क्वेश्चन का जवाब दिया। ओके, चलिए आंसर बताइए। ओके, किसी का सी ए। अभी आप देखिए गेस करने के, अंजलि का बिल्कुल सही आंसर है, अंजलि मैम का ए, और दीपा मैम का भी ए है, सतपाल का भी ए, नीरज का भी ए, ओके, गुस्साबावा का भी ए, ओके, सोनिमा मैम का भी ए। मतलब ग्रेट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विनोद पाल। अब विनोद पाल के बारे में जानते हैं कि यहाँ क्या है। अब आपको याद रखना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कमिटी बनाए गए हैं कोविड-19 के लिए, कोविड-19 के सिलसिले में, उसके चेयरमैन जिनका नाम है विनोद पॉल, याद रखिएगा, विनोद पॉल, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये जो अभी जो कमिटी बनाया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड कमिटी फॉर कोविड-19 रिस्पॉन्स हैज बीन कंस्टिट्यूटेड एंड विल बी चेयर्ड बाय प्रोफेसर विनोद पॉल। और ये क्या है, फुल टाइम मेंबर है नीति आयोग। अब नीति आयोग के बारे में आपको बता दें, नीति आयोग एक थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है, ब्लूप्रिंट तैयार करती है, कोई भी अच्छी स्कीम के लिए सजेशन देती है, और इसके जो हेड है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसका जो फुल मेंबर जो है वो नीति आयोग का, जिसका नाम है विनोद पॉल, समझेंगे, मैसेज करेंगे विनोद पॉल। और यही विनोद पॉल क्या है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कमिटी है कोविड-19 के, उसके क्या है, चेयरमैन है। याद रखिएगा, ये जो चेयरमैन है यही है। ओके, समझ में आई बात? वेरी गुड। नहीं, ओके, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विनोद पॉल, विनोद पॉल, ये इनके चेयरमैन है, याद रहेगा। वेरी गुड दीपिका जैन। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आज बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया। अब ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जवाब देने हैं आप लोगों को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यूपीएससी में इन्वायरमेंट से क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जा रही है, इन्वायरमेंट सेक्शन से क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इसमें से गेस कीजिए, ध्यान से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, क्या होगा इसका आंसर। ओके, प्रियंका यादव ओके मैम, सौरभ ओके, अंजलि मैम ओके, वेरी गुड। ध्यान से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, आपको कुछ टाइम भी मिलेगा यहाँ पे, आप लोग को ये जवाब देने, गेस करेंगे। ओके, नीरज का सी आ रहा, वेरी गुड। अब हम देखते हैं किनका आंसर सही होगा, मैं किन्हीं का गलत सही नहीं बोलूंगा। काजल ओके, काजल मैम, रुपीज ओके, वेरी गुड। और सारे स्टूडेंट को आज जुड़ना चाहिए, स्टूडेंट कम नहीं, रेगुलर रहिए और लाइव में रहिए। बाद में जी के बाद में क्विज में उतना मजा नहीं आएगा। मृत्युंजय, वाओ। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसको मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पे। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है, सबसे पहली बात, ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके बारे में हम कभी नेक्स्ट चर्चा करेंगे। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1972, ये याद रखिएगा, जब भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात होगी तो यही ईयर रहेगा 1972, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको ले चलूँ, इसका करेक्ट आंसर मैंने बताया सी। अब देखिए सी क्यों दिया, देखिए सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करूँ। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो जो है 1972, याद रखिएगा ये। ओके, और इसके जो चेयरमैन है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, याद रखिएगा। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका ये दोनों करेक्ट आंसर है, इसका आंसर होगा सी, मतलब बोथ 1 और 2। अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे
कि इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, मतलब इसके हेड होते हैं। और इसका ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, नाम है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। और ये किसके अंतर्गत जब बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यहाँ पर इतने तरह के एमसीक्यू हो गए, बिल्कुल ओके। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, ये मैंने बताया कि सबसे पहली बात इसके बारे में देख लेते हैं कि जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसको जो बनाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसके अंतर्गत बनाया गया था, याद रखिएगा। और आपको यहाँ पे जानना है, यहाँ पे जैसे वाइल्ड लाइफ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लोग के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, वर्ल्ड के लिए। तो इसके लिए जैसे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हो गए, वहाँ पे टाइगर रिजर्व हो गए, देखिए। और सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर 47 हैं। अभी टोटल नंबर ऑफ मेंबर इज 47 इन दिस ना वाइल्ड लाइफ। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर हैं कितने हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 47 मेंबर हैं। और ये ईयर में प्रत्येक साल एक बार मीटिंग करते हैं, प्रत्येक साल एक बार मीटिंग होता है। और जो मीटिंग होता है उसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, याद रहेगा ये चीज़। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से आपको बहुत सारा पॉइंट आपको यहाँ पे समझने और सीखने को मिल गया, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 19, ये याद रखिएगा। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ पूछा जाएगा तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसके टोटल मेंबर कितने हैं, 47 हैं, ठीक है। और इसको किस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया, यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आप बताएंगे कि जो एक्ट था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अभी रिसेंट न्यूज़ में था, मैंने देखा न्यूज़ में। आपको यहाँ पर क्या करना है, ये सब चीज़ आपको याद करते चले जाना। मेरे को ये नहीं लगता है कि आपको याद हो, आप आंसर दे रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन को याद करते चले जाना। ज्योति त्यागी हो गया, ओके। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो अभी सबसे पहले न्यूज़ में था, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है। ये रिपोर्ट आपसे पूछा जा सकता है, इंडेक्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, एज ऑफ बिजनेस, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर यूपीएससी में क्वेश्चन आए थे। प्लीज टेल मी द आंसर दिस क्वेश्चन, एप्रोप्रिएट आंसर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। और सभी स्टूडेंट को जुड़ना है, अभी सभी को जुड़ना चाहिए, ओके। यस सर, समझी, ओके। प्रियंका बाडू मैम, ओके। ये याद रखना, ये सब देखिए कितना वन लाइन क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है। आंसर आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है। अब इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर बी है, बी। अब देखिए मैं बी में चलता हूं, क्या है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। अब आपको देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कितने आसानी से कंफ्यूज करा दिया। अब आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है वो जारी किया है, रिलीज किया है, वो कौन किया है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट किया है। याद रखिएगा ये न्यूज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे बोला कि रिलीज न्यूज़ में आया, ठीक है। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ना, ओके ओके। चलिए ओके। अब ये आपको हम इसके बारे में ये हो गया, आपको याद रखने कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा जारी होगा, ये याद हो गया आप लोगों को। ये क्यूज में यही तो काफ़ी हम लोग का क्यूज सबसे अलग होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको याद हो जाएगा। देखिए अब सबसे पहले इसके बारे में बता दें, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में। ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक सबसे पहले है, उन्होंने क्या किया, इसको रिलीज किया। और इसका मतलब इंडिपेंडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग। देखा गया है कि कितनी अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया, अब आपको यहाँ पे बता दूं कि इंडिया हैज़ नेवर बीन रैंक्ड इवन अमंग टॉप 50। इंडिया कभी भी टॉप 50 में अभी तक नहीं आया है, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। इंडिया कभी भी टॉप 50 में अभी नहीं आया है, ठीक है। अब इसके बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी प्रीलिम एग्जाम, प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू में तैयारी करवाना हूँ, इसमें मेंस टाइप से दिया हूँ। अब देखिए इसमें 128 कंट्री को और उसके जुरिस्डिक्शन को इसमें कवर किया गया है। कितने का सर्वे किया गया, 128 कंट्री को। और ये जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया गया है, उसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम आपको याद रखना है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ओके। हम आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, ओके। ये क्वेश्चन तो आराम से आपको बनाने हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टूडेंट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल एंड डिवीजन बढ़ा रहे हैं, इसका आंसर बताइए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये UN का पार्ट है, आपको रिवीजन हो जाएगा ये क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी बता भी चुका हूँ अबाउट दिस क्वेश्चन। पूजा सिंह सी ओके, रेशम मैम ओके, सौरभ ओके, बताएंगे इसको। ओके ओके ओके, वेरी गुड, क्या बात है, ग्रेट, वेरी गुड। सभी के लिए यहाँ पे मैं एक्सेलेंट दे रहा हूँ, सभी के लिए एक्सेलेंट दे रहा हूँ। इसमें सभी बच्चे ने एकदम रिवीजन, बिल्कुल एक्सेलेंट में दिया सभी का, बिल्कुल बिल्कुल ग्रेट। इसका करेक्ट आंसर है C1 और 2। इसका देखिए थर्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जेनेवा में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? पेरिस है। अब मैं आपको ले चलता हूँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम है, साइना, आपको याद रखना है यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम है, रोम इटली में। मतलब FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है UN का पार्ट है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इटली, रोम है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 1948 से हुआ था, उस समय इंडिया इसके मेंबर रह चुके हैं। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में आया था कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी न्यूज में आया वहाँ से मैंने क्वेश्चन आपके सामने दिया। अब आपको बताने हैं क्वेश्चन को कि ये जो 2020 में टारगेट लिया गया 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, मतलब प्री सेकेंडरी जो एजुकेशन है, प्री सेकेंडरी से सेकेंडरी में बोला गया कि टारगेट लिया गया है कि किस ईयर तक हम 100% क्या करें, इनरोलमेंट रेशियो रखेंगे। मतलब अगर 10 बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं प्री स्कूल में, तो 10 बच्चे सेकेंडरी लेवल तक लगातार पढ़ाई करें, एडुकेशन लगातार स्टडी करे। इसके लिए एक टारगेट रखा गया, एक ईयर का एक स्लैब, मतलब एक टारगेट रखा गया कि इस ईयर तक, इस साल तक, इस वर्ष तक पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। आंसर बताएंगे? क्विक, कुछ बच्चे का लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, जुड़ रहे हैं फिर आ रहे हैं फिर जुड़ रहे हैं, प्लीज सब बने रहेंगे। आंसर बताएंगे? डी, वेरी गुड वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर आई थिंक डी है। मैं नीचे बता दूं आपको, देखिए इसका करेक्ट आंसर डी है। और 2030 मतलब 2030 तक टारगेट रखा गया, 2030 तक टारगेट रखा गया कि 100% इनरोलमेंट रेशियो रखा जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। क्योंकि देखिए अगर मान लेते हैं प्री एजुकेशन में, मैं बोला प्री स्कूल में अगर मान लीजिए 100 बच्चे एडमिशन लिए, 100 बच्चे लिए, तो वो सेकेंडरी लेवल तक भी 100 बच्चे पढ़े। ये 100% जो रेशियो रहेगा उसका टारगेट लिया गया है 2030। याद रखेंगे 2030 तक टारगेट। ओके मृत्युंजय, ओके प्रगति, ओके मैम ज्योति, नए स्टूडेंट भी जुड़े रहे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अब सबसे पहले एक नया चीज आपको आया होगा, नेशनल असेसमेंट सेंटर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एक परख लाया गया। परख मतलब पहले एग्जाम होता था ना, एग्जाम के नाम से डर लगता था बच्चे को, एग्जाम होने वाला, परीक्षा होने वाला। अब उसका नाम रखा गया परख। याद रखिए उसका नाम क्या रखेगा? परख यहाँ पे किया जाएगा। तो परख जो है, परख में आर फॉर स्टैंड फॉर, आर का फुल फॉर्म क्या है? परख जो रखा गया अभी नेशनल असेसमेंट सेंटर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एग्जाम का नया नाम परख दिया गया है। तो उसमें आर का फुल फॉर्म क्या है बताएंगे? आर का फुल फॉर्म गेस करेंगे? जिनको नहीं पता है उनको याद हो जाएगा ये, और जिनको पता है उनको तो उनका आंसर आना चाहिए यहाँ पे। साहिबजादा वेरी गुड, साइना, सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर बताएंगे? प्रियंका बाडू मैम ओके, राधिका मैम ओके, मैं सभी का नाम ले रहा हूँ, दीपिका जैन ओके, रुपेश कुमार मोनू ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास है आप लोग का। अब मैं इसका आंसर बढ़ाऊँ आगे? ओके चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है रिव्यू, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर रिव्यू। अब देखिए परख के बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात देखिए, परख जो है सबसे पहली बात यहाँ आपको दिख रहा होगा परख, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, परख जो दिख रहा होगा, परख का फुल फॉर्म क्या होता है? रिव्यू। देखिए नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है यहाँ पे देखिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप लोग, परफॉर्मेंस असेसमेंट, आर मतलब रिव्यू, ए मतलब एनालिसिस, फिर के मतलब नॉलेज, एच मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख इसका नाम रखा गया है, और आर का फुल फॉर्म क्या है? रिव्यू। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सके इस तरीके से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन को ध्यान रखने हैं। और आपको पता है कि न्यू पेडागोजिकल जो न्यू तरीका जो लाया गया है वो 5+3+3+4 मैंने लास्ट क्यूज सेशन में करवाया था इसको। ठीक है, मैं अब आगे चलूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। वाओ, अभी जो कोविड-19 के टाइम में न्यू इनिशिएटिव लाया गया है सी टैप।
सी टैप का मतलब कोविड टेक्नोलॉजी एक्सेस टूल। ये जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लॉन्च किया गया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने कोविड टेक्नोलॉजी एक्सेस टूल पूल को कोविड टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल को क्या किया, लॉन्च किया है। ये कौन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे, किन्हीं का आ रहा है, यूनिसेफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, बताएंगे कौन। कोविड की तरफ कौन, किसका ज़्यादा रुझान है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा थोड़ा सा। वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ा सा। यूनिसेफ क्या काम करती है ये भी सीखने हैं। ओके, स्वाति मैम का ए आ रहा, ओके, सुरभि मैम का भी ए आ रहा, और प्रियंका दत्तू का सी बी आ रहा, ओके, अंजलि मैम का ओके, परफॉर्मेंस एसेस, ओके, प्रगति मैम, ओके, बहुत का ए आ रहा, ओके। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर जो करेक्ट है बिल्कुल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको बता दें कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है कि वर्ल्ड में जो भी एपिडेमिक आती है, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी काम होता है, वो उसको WHO संभालती है। WHO याद रखिएगा। और WHO ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, जिसको बोलते हैं सी टैप, मतलब सी मतलब कोविड, टी मतलब टेक्नोलॉजी, ए मतलब एक्सेस एंड पी मतलब पूल, ये जो लॉन्च किया है ये कौन किया है, WHO ने किया। ये याद रखिएगा, अभी हाल ही का न्यूज है, ये आपको सभी को याद रखना है। ओके प्रिंस, ओके प्रगति, ओके WHO आपको याद रहेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके क्लियर है, WHO आप याद रखेंगे कि हाँ कोविड में जो भी अभी काम कर रहे हैं WHO को बहुत बड़ा योगदान है। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। WHO के बारे में तो थोड़ा सा पता ही है, बस इतना जानना है कि WHO ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, लॉन्च किया, जिसको कोविड टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल दिया गया है, और कोस्टा रिका यहाँ से। अब इसमें ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देने। अब देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि विच इंडियन स्टेट्स, कौन सा इंडियन स्टेट है जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कौन कौन सा स्टेट है जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया और चाइना के बीच का जो अभी न्यूज़ है काफ़ी फेमस है, बॉर्डर इशू जो हो रहे थे, अभी टेंशन था यहाँ पे। तो जो इंडिया जो है अपने लोग का और चाइना है उसके बीच में कौन कौन से स्टेट दोनों के बॉर्डर शेयर करते हैं, नाम बताएंगे इसका आंसर क्या क्या होगा। क्विक, हाउ लॉन्ग विल क्लास, बहुत देर नहीं, बस अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा क्लास, कम ही देर, अब 2 से 3 क्वेश्चन और चलेंगे, डोंट वरी साइना, ज़्यादा देर नहीं। कोविड टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, इसका आंसर बताएंगे। ऑल, रेशम कुमारी का ऑल आ रहा, ओके वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं आपको आंसर की तरफ ले, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑल होगा। इसका जम्मू कश्मीर भी शेयर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश भी करते हैं, उत्तराखंड भी करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑल। अब इसके साथ साथ मैं आपको नॉलेज दे दूं, नॉलेज को बढ़ा दूं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर तो सबसे पहले हुए ही, उसके बाद हिमाचल प्रदेश भी आप याद रखेंगे, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। ये जो 4 स्टेट है, 5 स्टेट जो हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी इंडिया और चाइना के बीच के बॉर्डर को शेयर करते हैं। इंडिया में जो भी स्टेट हैं वो चाइना के बॉर्डर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, मतलब वहाँ पे हैं। ओके वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव इंक्लूजन ऑफ आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। याद रखेंगे, आयुष वेलनेस एंड हेल्थ सेंटर जो है आयुष्मान भारत के अंतर्गत किस स्कीम के अंतर्गत इसको एक साथ किया गया आ रहा है, आयुष्मान भारत। क्वेश्चन एक बार पढ़े, द यूनियन कैबिनेट जो है अप्रूव किया इंक्लूजन ऑफ आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत। कौन सा स्कीम है, काफ़ी फेमस स्कीम है, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर बताइए। ओके विदुषी का आंसर, अब इसका मैं करेक्ट आंसर बता दूं, नेशनल आयुष मिशन। इसका करेक्ट आंसर बी होगा नेशनल आयुष मिशन। ये याद रखिएगा, आयुष्मान भारत के अंतर्गत, नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को इंक्लूजन इसके अंतर्गत किया गया। ओके अब इसके बारे में आपको जानने हैं, थोड़ा सा अगर जानना है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अप्रूव किया, अभी हाल ही में अप्रूव किया आयुष्मान भारत के अंतर्गत। ये नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत आता है ये प्रोजेक्ट, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट नेशनल आयुष मिशन। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं अभी तुरंत कि कौन सा स्टेट जो इंडिया का है वो चाइना के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर, सबसे ज़्यादा बड़ा लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सा शेयर करता है, टेल द आंसर, गेस करेंगे। यस स्वर्णिमा मैम, ओके गेस कीजिए, तो कौन सा स्टेट है जो चाइना के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। अरुणाचल है, सिक्किम है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, कौन सा है, गेस करेंगे, याद होते चले जाएगा अभी आपको। ओके
ज़्यादा लंबा क्लास नहीं चलेगा, मेरा बस कम ही क्वेश्चन है। ओके, बने रहेंगे। ओके, अब हम आप लोग का आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है डी, जम्मू एंड कश्मीर। अब बोलिएगा जम्मू एंड कश्मीर, यस जम्मू एंड कश्मीर। देखिएगा जम्मू एंड कश्मीर जो 1597 किलोमीटर मतलब 1597 किलोमीटर चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट है। याद रखिए लॉन्गेस्ट बॉर्डर जम्मू, ये याद रखिए कितना किलोमीटर भी आप याद रखिएगा, 1597 किलोमीटर जो सबसे लॉन्गेस्ट हैं। याद रखिएगा ये चीज़। हाँ, ये कंफ्यूज बिल्कुल, ये सभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, अरुणाचल प्रदेश ही लगा रहे थे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बिल्कुल ये गलती होता, सभी बच्चे से गलती होता है। बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आप किलोमीटर भी याद रखेंगे। ओके ओके, यहाँ पे जो किलोमीटर आएगा जम्मू एंड कश्मीर जो सबसे लॉन्गेस्ट 1597 किलोमीटर। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आईएलओ का हेडक्वार्टर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, अभी आप लोगों ने, मैं आप लोगों को बताया था, वहाँ से पूछ रहा हूँ। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईएलओ का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर प्रियंका बाबू, सौरभ, स्वर्णलिपा पटनायक, प्रिया मैम, राधिका विदुषी। ओके, आंसर बताएंगे ज्योति मैम। ओके, आईएलओ का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बताएंगे साहिबजादा। ओके ओके, बहुत का आंसर, क्विक आंसर आना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। उत्तम, ओके, प्रगति, ओके ओके, मनीषा झा, ओके, वाओ ग्रेट, प्रगति मैम, वाओ, सभी बच्चे एकदम, यू ऑल आर वेरी वेरी सिंसियर। नेक्स्ट आईएएस ऑफिसर। ओके 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 ओके, चलिए अब मैं इसका आंसर बता दूं, समी मैम। ओके, ये सब क्वेश्चन आपको स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी हो यूपीएससी हो, कहीं पे पूछे, यूपीएससी के लिए काफ़ी फेमस है। ओके, अब हम वाशिंगटन, इसका आंसर होगा जेनेवा। याद रखिएगा आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहाँ है? जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो कंट्री है वहाँ है जेनेवा। अब एक बच्चे पूछ भी रहे थे, सर बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा क्यों है, स्विट्जरलैंड में क्यों है? एक बच्चे ऐसे थे भी जो पूछ रहे थे स्विट्जरलैंड में ही क्यों बहुत सारे का हेडक्वार्टर है। तो आपको याद रखने का आईएलओ जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। याद रखेंगे। हम आगे चले। ओके, अब आपके सामने जो क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पटकाई ना, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रिसेंटली न्यूज़ में है काफ़ी, ये याद ही रखेंगे। ज्योग्राफी में भी आपको पता, ये याद रखेंगे कहाँ पे है, किस स्टेट में है ये। इसको मैप बेस्ड आप याद रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा ना, आपको याद करते चले जाना है। आपको ये पीडीएफ मिलेंगे, लेकिन आपको ओके, डी अरुणाचल प्रदेश किसी का आ रहा है। ओके ओके, किन्हीं का बी भी आ रहा है। ओके, दीपांकर का एफ आ रहा है, एफ ऑप्शन है ही नहीं दीपांकर। ओके, चलिए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर ए है। अब ए भैया क्या है, ए आपको मैं बता दूँ, ए इसका असम है। अब देखिए देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट आप जानते होंगे असम में, वहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में है ये पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये काफ़ी फेमस है। ये देखिए पटकाई एलिफेंट रिजर्व के लिए भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और ये डिब्रूगढ़ जो दिख रहा है आपको, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया जो है, दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में आता है ये पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये काफ़ी फेमस है। ये देखिए, ठीक है, मोस्ट कॉमन मेमल जो है यहाँ पे पाए जाते हैं ना, लंगूर भी पाए जाते हैं, एशियन एलिफेंट पाए जाते, बंगाल टाइगर पाए जाते, इंडियन लियोपार्ड पाए थे। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया अभी तक ना, पूछा भी गया, ठीक है। नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत में इसको रिकमेंड किया गया। और ये चीज़ देखिए यहाँ पे कौन कौन सा मेबल्स पाए जाते हैं, स्पीसीज पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखने हैं। और ये कहाँ किस स्टेट में पाया जाता है, तो आपका नाम होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए असम, असम स्टेट में पाया जाता है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी देखिए रिसेंट न्यूज में था, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? NATMO, ये याद करते चले जाना। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? याद रखिए, तो एटलस वगैरह जो मैपिंग वगैरह करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा? ओके, सतपाल का बी आंसर आ रहा। ओके, आप लोग गेस करेंगे, आंसर जवाब देंगे सभी बच्चे, जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े, इतने सारे बच्चे जुड़े हुए, सभी का जवाब आना चाहिए स्पीडली। ओके, गलती होगा और क्या होगा? ओके, कोल माइनिंग, यहाँ पे कोल माइनिंग तो है ही नहीं। ओके, कोल माइनिंग वो हो गया। ओके, अब देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं बी है। बी जो है आपको मैं बता दूं, ऊपर ले चलो, बी में क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब याद रखें, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, याद रखें नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत बनाया गया है, इसके अंतर्गत है, याद रहेगा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये इतना है, इसको हम आपको बाद में प्रोवाइड कर देंगे। देखिए एनडीबी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ते जा रहा है, याद रखेंगे, थोड़ा लंबा सेशन हो सकता है। न्यू डेवलपमेंट अभी ज़्यादा लंबा नहीं होगा, अब मेरे को लगता है कि बहुत कम क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे भी रोक सकता हूँ, लेकिन आपको सर वॉइस नहीं आ रही, वॉइस ज्योति आ रही है, प्लीज़ मैसेज करेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स को आप जानते हो कि ब्रिक्स, इसमें बता यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें गलती होने की संभावना है, आप लोग आंसर गलत ही दें सही दे, जो देना है दे, लेकिन आंसर बिल्कुल पोस्ट करें। ओके, न्यू डेवलपमेंट जो है वो ब्रिक्स बैंक के अंतर्गत आता है, ब्रिक्स जो है ब्रिक्स के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है एनडीबी, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, और इसका जो सबमिट, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज डी, नाइदर हो जाएगा, इसमें से ये नाइदर हो जाएगा, ये दोनों गलत है। इसका ब्रिक्स का यहाँ पे नहीं, ब्रिक्स का जो सबमिट हुआ था ये फोर्टलीजा में हुआ था, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे नहीं, वहाँ एग्रीमेंट हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर संघाई एनडीबी का नहीं है। अब ये देखिए मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे एनडीबी, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में कितने कंट्री, ब्रिक्स जो है काफ़ी फेमस है, बहुत सारे जो नए बच्चे ये जान ले, ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें B4 क्या है, B4 आपका ब्राज़ील आ गया है, यहाँ पे 5 कंट्री इसके अंतर्गत हैं, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और साउथ अफ्रीका हो गया। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री जो हैं, ये 5 कंट्री का एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ब्रिक्स, ठीक है, एनडीबी। और एनडीबी इसके अंतर्गत एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका संघाई है ना, लेकिन चाइना जो है फर्स्ट इसका जोहान्सबर्ग में जो है, देखिए इसका रीजनल ऑफिस जो है वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। देखिए अब इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हो सके यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन इंडिया में जो है एनडीबी ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट, मतलब 14 प्रोजेक्ट के लिए 4183 मिलियन डॉलर दिया है। देखिए जिसमें ये सब प्रोजेक्ट हैं, बिहार रूरल रोड, मध्य प्रदेश मेजर डिस्ट्रिक्ट, मुंबई में मेट्रो रेल के लिए भी ये दिया एनडीबी ने, यहाँ पे फंड दिया एनडीबी, याद रखिएगा। अब इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। अब देखिए सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन और हम आपके सामने ले चलते हैं, ये देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट, प्लीज़ आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए अभी जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, उसके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से किसको बनाया गया, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एट द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन रिसेंटली, कौन होंगे इसके आंसर, गेस करते चले जा। सौरभ, ओके ओके, अंजलि, ओके ओके, वाह वेरी गुड, मेरे को लगता है अंजलि का बिल्कुल आंसर करेक्ट है, और इसका बी है, बिल्कुल बी है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, टी.एस. त्रिमूर्ति। टी.एस. त्रिमूर्ति जो है यूनाइटेड नेशन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने इंडिया की तरफ से, इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अभी हाल ही में बने हैं, जिनका नाम है टी.एस. त्रिमूर्ति। देखिए आपका ये कंप्लीट होते चले जा रहा है, ओके वेरी गुड, मेघना मैम ओके, श्वेता ओके, यहाँ पे ये होगा, नीरज का बिल्कुल जवाब आ रहा है, अंजलि मैम का, मेघना का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये इंडियन फॉरेन सर्विस में 1985 बैच के हैं त्रिमूर्ति जी, टी.एस. त्रिमूर्ति इनका नाम है, और ये नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क है। यहाँ पे जितना आपका पॉइंट बनते रहा जा रहा उसको याद रखेंगे। और ये किसको रिप्लेस किए हैं, सैयद अकबरुद्दीन को रिप्लेस किए हैं, ठीक है, इनसे पहले थे, लेकिन अभी जो नया नाम है उनको जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ले चलते हैं, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेघदूत ये किससे रिलेटेड है। अब आर्टिफिशियल रेन से मतलब आर्टिफिशियल वर्षा से है क्या, ना एटमॉस्फेरिक स्टडी टू फोरकास्ट इंडियन मानसून से है क्या, कॉम्बैट ऑपरेशन अगेंस्ट नेक्सलाइट से है क्या, कैप्चरिंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, किससे है ये, मेघदूत ऑपरेशन। ऑपरेशन मेघदूत काफ़ी फेमस है, बताएंगे, ओके ओके ओके, ध्यान से इसका आंसर बताएंगे। इट इज वेरी गुड एंड वेरी फेमस, ये न्यूज़ में भी आया है, जो न्यूज़ में आया, जो अभी रिसेंट है उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ओके ओके वेरी गुड, साहिब दादा ओके, डी ओके 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 ओके, स्वाति ओके। अब इसका करेक्ट आंसर आप बता दो, रियली डी है, साहिब का भी सही आंसर है इसका डी, जो सियाचिन, द कैप्चरिंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, द कैप्चरिंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर जो है ऑपरेशन मेघदूत जो है इसी से रिलेटेड है, मतलब सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने के लिए ना अपनी। देखिए तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, इंडियन आर्मी जो है अप्रैल 13, ये आज का लास्ट जीके होगा, अप्रैल 13 को इंडियन आर्मी ने 36 सियाचिन डे मनाया है, याद रखिएगा 36 सियाचिन डे अप्रैल 13 अप्रैल को मनाया है इंडियन आर्मी ने, ठीक है। और ये सबसे हाईएस्ट कोल्डेस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड है,
पूरे वर्ल्ड का, देखिए दुनिया का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, सबसे ठंडा ये बैटलफील्ड वर्ल्ड का है, जहाँ पे इंडियन आर्मी दिन रात एक करके लगे रहते हैं इंडिया की सुरक्षा के लिए, ठीक है। और ये ऑपरेशन मेघदूत जो सबसे पहले शुरू हुआ था ये 1984 में शुरू हुआ था, अप्रैल 13 1984 में शुरू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा ये अप्रैल 13 1984 में शुरू हुआ था। और ये देखिए ये जो है काराकोरम रेंज, ये जो आपको सियाचिन आपको पता होगा ये कहाँ पे काराकोरम रेंज, कभी आपको मैप से मैं बता दूंगा, काराकोरम रेंज के बगल से वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में वहाँ पे स्थित है, ठीक है। और ये जो है 1974 में पाकिस्तान ने क्या किया था, माउंटेनिंग एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था, उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे 1984 में यहाँ पे एक ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है, एनी प्रॉब्लम्स, नो नो ना, ओके, अर्थ साइंसेज, ओके, एनी प्रॉब्लम, यस या नो, ओके क्लियर है, आज यहीं तक रखते हैं, ओके ओके, वेरी गुड, एक्सलेंट सेशन, वेरी गुड। आपको देखिए इतना मतलब इतना क्वेश्चन आप देखिए मेरे साथ कर लिए, ये रेगुलर करेंगे तो आपके पास कलेक्शन कितना हो जाएगा, ये क्विज जो है रियली धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और करंट अफेयर्स आपका याद होते चले जाएगा। अभी देखिए आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ से एमसीक्यू निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, मैं यहाँ पे एमसीक्यू उसका एक्सप्लेनेशन और आपके साथ लाइव क्लासेस करवाऊंगा, इससे क्या होगा आपका उतना एमसीक्यू भी बनते चले जाएगा, आप क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व भी करते चले जाएंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा जितना भी। और पता है ये यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन मैंने स्टार्ट किया और इसका नाम क्या है, इस सेशन का नाम है प्रीलिम बूस्टर सीरीज ना, प्रीलिम बूस्टर सीरीज। तो आज यहीं पे रखते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में बहुत जल्दी, फिर नए सीरीज से, ओके बाय बाय।